Myself, Dr. Rajiv Namdeo, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all 5th semester automobile engineering students of OCBC scheme in the subject 501 ADD, learning objective 11 basic concept of design, and our topic is impact load and fatigue failure. यहाँ पर हम इमेज में देखते हैं पहले कि इम्पैक्ट लोड, आप ये देखिए यहाँ पर कि यदि एक राड है जिसमें एक कॉलर लगा हुआ है और इस पर यदि हम एक लोड W को H हाइट से छोड़ें तो इस पर जो लोड आता है वो इम्पैक्ट लोड कहलाता है। यानी कि आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जिस प्रकार हम हथौड़े से कील को दीवार में ठोकते हैं तो इट वाज एन इम्पैक्ट। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं फटीग फेल्यूर। तो इसमें इस इमेज में आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये जो गियर है इसका जो टीथ यहाँ पर ये बताया गया, ये वाला टीथ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ब्रेक हुआ है ये फटीग फेल्यूर के कारण हुआ है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो इम्पैक्ट लोड एंड फटीग फेल्यूर पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोर्स आउटकम 1 में students will be able to apply design related basic concept in given design problem situation. So learning outcome 1 will be to explain the various design related basic concepts. So this is basic concepts regarding the failure. So at the end of this class student will be able to understand impact load या प्रतिघात भार को समझ सकेंगे और नो द फटीग फेल्यूर श्रांति विफलता को जान सकेंगे। So in the last class we have studied about factor of safety, सुरक्षा का कारक और क्रिटिकल डायमेंशन, क्रांतिक विमाओं के बारे में जाना था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट लोड, प्रतिघात भार और फटीग फेल्यूर श्रांति विफलता। सो कंटेंट इसी पर आधारित है। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी इम्पैक्ट लोड या प्रतिघात भार, फटीग फेल्यूर श्रांति विफलता या फटीग फेल्यूर से संबंधित कुछ डेफिनेशन है जैसे एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लाइफ, सहन शक्ति सीमा एवं श्रांति जीवन। एंड वी विल सम अप द क्लास विद द समरी असाइनमेंट एंड सजेस्टेड रीडिंग्स। पहले हम देखें इम्पैक्ट लोड। समटाइम्स मशीन मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू लोड विथ अ सडन इम्पैक्ट, यानी अचानक प्रतिघात से, ड्यू टू फॉलिंग और हिटिंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर, गिरने या टकराने के कारण। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया था इमेज में वो गिरने का था कि एक लोड है जो अचानक गिरता है और जो कील पर हम हथौड़ा मारते हैं वो टकराना होता है। या हम ऑटो वाले बात बोलें तो इम्पैक्ट होता है हेड टू हेड कोलिजन जब होता है, एक गाड़ी जा रही है दूसरी गाड़ी सामने से, दोनों टकरा जाए तो वो इम्पैक्ट होता है। Sometimes machine members are subjected to load with a sudden impact due to falling or hitting one object on another. Hitting कौन सा एग्जाम्पल हो गया हमारा, हथौड़े से कील को मारना। तो कभी कभी मशीन के अवयव एक दूसरे पर गिरने या टकराने के कारण अचानक प्रतिघात से भारित हो जाते हैं। द लोड प्रोड्यूस ड्यू टू दीज एक्शन इज नॉन एज इम्पैक्ट लोड, और इससे कारण जो लोड प्रोड्यूस होता है उसे हम इम्पैक्ट लोड कहते हैं। इन क्रिया कारण उत्पन्न भार को प्रतिघात भार के रूप में जाना जाता है। और इसके कारण स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगी मशीन मेंबर में उसको हम इम्पैक्ट स्ट्रेस बोलेंगे। सो प्रतिघात, द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द मशीन मेंबर ड्यू टू दिस इम्पैक्ट लोड इज नॉन एज इम्पैक्ट स्ट्रेस, या प्रतिघात प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। यहाँ पर आप इमेज देखिएगा कि ये जो है एक राउंड बार है जो कि एक एंड पर फिक्स है। ये यहाँ पर क्रॉस सेक्शन से दिख रहा है कि इसका एरिया ए है। यहाँ पर W वेट है। W वेट को हम इस कॉलर पर छोड़ेंगे, अचानक गिराएंगे H हाइट से, जबकि बार की लंबाई L है और ये कॉलर है। तो जब हम इस पर इस लोड को छोड़ेंगे तो अचानक गिरने से इसमें डिफ्लेक्शन होगा डेल करके, जो यहाँ बताया गया है, और लोड प्रोड्यूस होगा इसमें कैपिटल P। शुरुआत में जब टकराएंगे तब इनिशियली P कम होगा, लेकिन जब वो एंड स्टेज पर जब जाएंगे डेल पूरा डिफ्लेक्शन होने के बाद तो P होगा। तो ये हमारा इम्पैक्ट लोड होगा। तो अब हम इसमें यही इसी को लिखा है यहाँ पर
कंसिडर अ बार विच इज हैंग्ड ऑन अ रिजिड सपोर्ट एंड कैरिंग a load of W at a height h and falling on the bottom plate called collar। तो एक छड़ पर विचार किया है जो कि एक कठोर समर्थन पर लटकी हुई है और W का भार h ऊंचाई पर है, यहाँ से कॉलर से, जो नीचे की प्लेट या कॉलर पर गिर रहा है। As the weight W fell on the collar which is fixed at the bottom of bar, ये कॉलर जो है फिक्स्ड है बॉटम ऑफ बार पर, जैसे ही लोड इस पर गिरता है एन इम्पैक्ट लोड इज प्रोड्यूस ऑन द कॉलर विच लीड्स द वर्टिकल बार टू इलांगेट। कॉलर पर एक प्रतिघात भार उत्पन्न होता है, इस पर यह प्रतिघात भार P उत्पन्न होता है जो ऊर्ध्वाधर छड़ को डिफ्लेक्ट करता है, इलांगेट करता है, लंबा करने की कोशिश करता है। ये हालांकि हमें दिखता नहीं है डिफ्लेक्शन, बट होता है। ये विजुअली नेकेड आई से नहीं दिखेगा, बट लेकिन यदि हम इसको देखें किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, डिफ्लेक्शन के द्वारा कि बार से कितना होता है, चूँकि ये मेटल है तो विजिबल नहीं है इस तरीके से जिस तरह रबर में विजिबल होता है। ये केस था हमारा, वही पिक्चर है। अब इसमें हम देखते हैं, लेट डिफॉर्मेशन इन द लेंथ ऑफ बार इज सेट द डेल एल। तो ये डेल एल, डेल या डेल एल इसमें कर लिया अपने, डेल एल है डिफ्लेक्शन। पी फोर्स है जिस पर कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है, ये जो इम्पैक्ट लोड है पी, और इम्पैक्ट स्ट्रेस इसके कारण इंड्यूस सपोज सिग्मा आई। सिग्मा स्ट्रेस का सिंबल है और आई फॉर इंड्यूस्ड, तो स्वप्रेरित प्रतिबल इसमें उत्पन्न हो रहा है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी किसके द्वारा होगी, वेट के द्वारा लॉस होगी। डब्ल्यू जो है चूँकि ऊंचाई से गिर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा का हानि होगी, तो वो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh या WH। तो W और H उसकी हाइट थी प्लस डेल उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो W इंटू एच प्लस डेल हो जाएगा। जबकि सिस्टम जो हमारा पूरा है वो उसमें एनर्जी मिलेगी स्ट्रेन एनर्जी के रूप में या विकृत ऊर्जा के रूप में। तो इम्पैक्ट में जो एनर्जी मिलती है सिस्टम को, उसको हम स्ट्रेन एनर्जी या विकृत ऊर्जा कहते हैं। उसका फार्मूला होता है हाफ P इंटू डेल, जो लोड हो रहा है इम्पैक्ट लोड इंटू डिफ्लेक्शन, डेल एल या डेल। तो यहाँ पर हम डेल ही लिख रहे हैं। चूँकि हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें ये लिखते हैं एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू एनर्जी गेन। तो दोनों ऊर्जाओं को हम बराबर करें तो हमको जो एनर्जी गेन हो रहा है स्ट्रेन एनर्जी हाफ P इंटू डेल, ये बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी W इंटू एच प्लस डेल। अब हम ये भी जानते हैं कि स्ट्रेस जो होती है सिग्मा आई वो P अपान ए होती है, और डेल जो होता है चेंज इन लेंथ वो होता है सिग्मा अपान ई इंटू एल। डेल एल अपान एल अपन जानते हैं, सिग्मा अपान ई होता है, इसको अपन डेल एल अपान एल को अपन बोलते थे स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपान मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डेल जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो सिग्मा आई अपान ई इंटू आई। अब हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करें, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ को पुट करें, डेल की जगह पर हम रखें सिग्मा आई इंटू एल अपान ई और P अपान ए की जगह पर रखें हम सिग्मा आई, तो हमको सिग्मा आई ये इंड्यूस्ड स्ट्रेस मिलेगी, वो हमें इंड्यूस्ड स्ट्रेस मिल जाएगी W अपान ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 स्मॉल h ए ई अपान W इंटू एल। या हमें इम्पैक्ट लोड चाहिए हो तो हम सिग्मा आई की जगह पर रख सकते हैं P अपान ए, तो ये A से A कट जाएगा, P बराबर W1 प्लस बाकी का रिमेनिंग सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम इम्पैक्ट लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, इम्पैक्ट स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट आप देख ही चुके हैं कि इम्पैक्ट में कोई भी दो चीज़ें आपस में या तो टकराती हैं या एक चीज़ दूसरी स्थिर चीज़ के ऊपर गिरती है, तब हम उसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। ये हमारे डिज़ाइन में बहुत काम का है, क्योंकि आप खुद देखिएगा कि इम्पैक्ट लोड के कारण जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो हमारी बढ़ रही है। हमने पिछली बार भी देखा था, पिछली लास्ट क्लास में देखा था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हम जो सडन इम्पैक्ट लोड के स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो हम जनरल इक्वेशन बनाते हैं कि बेसिक इक्वेशन इंटू के इंटू आर, के होता था स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, आर होता था रिलायबिलिटी फैक्टर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर में हम लेते थे सडनली इम्पैक्ट, तो वहाँ पर जो सडनली लोड जो रहेगा वो हमारा यही वाला रहेगा। तो इसके बाद हम आते हैं फटीग फेल्योर पर। फटीग फेल्योर का एक एग्जांपल देखिए, आप इस इमेज में बताया, सपोज ये हमारी एक बार है, अब मैं इसको मोड़ूं तो ऊपर की सतह क्या होगी टेंशन में और नीचे की क्या होगी कंप्रेशन में। अब मैं फिर इसको रिवर्स कर दूं कि जो जहाँ टेंशन था वो कंप्रेशन हो जाए और ये हो जाए। तो ऐसा करने से आप देखेंगे
कि जब अपन किसी लकड़ी को तोड़ते हैं, सिंपली अपने हाथों से तोड़ते हैं, तो अपन उसको क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में पहले मोड़ते हैं, फिर दूसरे डायरेक्शन में मोड़ते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है कि हम जो स्ट्रेसेस से रिवर्सल हो रहा है स्ट्रेस का, और अल्टीमेटली ब्रेक हो जाता है। तो ये भले ही मेटल का हो, लेकिन यदि हम इसको बेंड करें तो ऊपर की लेयर टेंशन में होगी, नीचे की कंप्रेशन में होगी। फिर रिवर्स डायरेक्शन में बेंड करें तो ऊपर की कंप्रेशन में होगी, नीचे की जो है वो टेंशन में होगी। तो एक जगह से ये क्रैक डेवलप होगा, और ये जो क्रैक डेवलप होगा ये फेल्यूर कहलाएगा, फटीग फेल्यूर। फटीग फेल्यूर आकर्स बिलो अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अच्छा, जो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है उससे कम पर ये फेल हो जाता है, तो बिलो अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसलिए हमने फार्मूले में देखा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कि फटीग फेल्यूर यदि होता है तो उसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज नहीं करते, बल्कि हम एंड्योरेंस लिमिट यूज करते हैं। तो फटीग फेल्यूर आकर्स बिलो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ड्यू टू टाइम डिलेड फ्रैक्चर अंडर साइक्लिक लोडिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम डिलेड फ्रैक्चर अंडर साइक्लिक लोडिंग। इसको हम देखें, चक्रीय लोडिंग के कारण लंबे समय में विफलता कारण पदार्थ की अधिक सामर्थ्य से कम पर विफलता पदार्थ की श्रांति विफलता कहलाती है, या फटीग फेल्यूर या शांति विफलता कहलाती है। अब एग्जांपल देखिए आप, ट्रांसमिशन शाफ्ट जिससे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, कनेक्टिंग रॉड हमारे ऑटोमोबाइल में यूज होती है, गियर्स हैं, सस्पेंशंस हैं, सस्पेंशन स्प्रिंग जो शॉकअप में हम स्प्रिंग यूज़ करते हैं वो है, बॉल बेयरिंग्स है। इन सब में जो स्ट्रेस होती है, एक तो टाइम पीरियड होता है, इनकी लाइफ होती है, उसमें भी इनमें चूँकि स्ट्रेस रिवर्सल होता है। कंप्रेशन स्प्रिंग में आप देखते हैं कंप्रेस होती है, जैसे ही कोई बम्प आता है तो कंप्रेस होती है, और इसके बाद नॉर्मल रोड आने पर उसमें वो फैल जाती है। तो ये एलोंगेशन, ये क्या कहलाएगा हमारा, आप देखेंगे ये हमारा कहलाएगा रिवर्सल या साइक्लिक लोडिंग। तो ये हमारा था फैटिग फेल्यूर। फैटिग फेल्यूर में हम आगे देखें कि ये जो स्ट्रेस होती है वो किस प्रकार की होती है। सपोज ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेस है, एवरेज स्ट्रेस है सिग्मा ए, क्योंकि एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है, और इसमें हम देखें कि स्ट्रेस यदि इस तरह से मूव हो रही है तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम के बीच में, यहाँ से हम देखें तो ऊपर वाली टेंसाइल प्लस में है, नीचे वाली माइनस में है, तो डेल एल सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एम। तो सिग्मा मीन क्या हो जाएगी, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन अपॉन 2, और जो ए सिग्मा ए जो है अल्टरनेटिव स्ट्रेस है या एवरेज है वो क्या हो जाएगी, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2। तो स्ट्रेस दैट अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। तो फटीग फेल्यूर में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, जबकि इम्पैक्ट में होती थी इंड्यूस्ड स्ट्रेस। उसके फार्मूले ये हैं, समय के साथ बल के परिमाण और दिशा में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को उतार चढ़ाव वाले प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। सो बेसिकली दिस इज अवर फटीग फेल्यूर और उसकी स्ट्रेस। आगे हम देखते हैं, दो डेफिनेशन हमको इसमें जानना है जो हमने यूज़ करी थी फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, अल्टीमेट स्ट्रेस की जगह पर एंड्योरेंस लिमिट। इसकी परिभाषा हमको पता होना चाहिए। एंड्योरेंस लिमिट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। अभी आपने देखा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कंप्लीटली रिवर्स, इधर पे देखते हैं हम, ये जो ये वाला आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, ये वाला है, और रिवर्स में ये वाला, मतलब दोनों में अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन में देखें तो दोनों क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कंप्लीट रिवर्स दैट द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन सस्टेन फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल्स विदाउट फटीग फेल्यूर। यानी कि सहन शक्ति पूरी तरह से उलट तनाव का अधिकतम आयाम, उलट तनाव मतलब रिवर्सल है प्रतिबल या तनाव, उसका अधिकतम आयाम मतलब मैक्सिमम प्लस में और मैक्सिमम माइनस में, जिसको हम मिनिमम बोल रहे थे, उसमें यदि कोई भी पार्ट है और स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है और वो असीमित संख्या तक रहे, फेल ना हो। यहाँ पर असीमित संख्या को हम लिमिटेड करते हैं 10⁶ साइकिल्स, इसको साइकिल्स बोलते हैं, चक्र। यहाँ का एक एग्जांपल लें कि हमारे जो घरों में स्विच लगे होते हैं, पियानो स्विच जो आप देखते हैं, उसमें एक बार ऑन एक बार ऑफ, तो उनकी जो लाइफ होती है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फानाइट है, वो बेसिकली यदि 10 लाख बार आप ऐसा करेंगे तो फिर वो स्विच खराब हो जाएगा। तो इस 10⁶ साइकिल्स चूँकि हम इसको ईयर्स में या टाइम में नहीं बोलते हैं, आप कितनी बार करेंगे उस पर डिपेंड रहेगा। तो ये 10⁶ साइकिल्स ली जाती है। इसी में अब आएगा कि अब चूँकि आपको पता लग गया लिमिट कि 10⁶ साइकिल्स तक है, तो 10⁶ साइकिल तक उसकी लाइफ क्या होगी, तो उसको बोलते हैं हम फटीग लाइफ या श्रांति जीवन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल दैट द स्पेसिमेन कैन कंप्लीट ड्यूरिंग द टेस्ट बिफोर द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट फटीग क्रैक। और कीजिए, फर्स्ट फटीग क्रैक के बाद
आप कंपोनेंट फेल होने ही वाला है, इसलिए आप उस पर लोड नहीं ले सकते हैं। तो तब तक की जो भी लाइफ है वो श्रांति जीवन है। ये प्रतिबल चक्रों की संख्या के रूप में परिभाषित है, जो हमने बोला था अल्टीमेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल्स तक है, जो मानक नमूना पहली श्रांति धारा की उपस्थिति से पहले परीक्षण दौरान पूरा कर सकता है। तो फटीग में हमको स्पेशली फटीग लाइफ मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स तक वो बिना फेलियर हो रहा है, और जो अमाउंट है वो ये बताता है कि यदि अमाउंट जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है कहाँ तक ले सकते हैं, तो वो हमारी कहलाती है एंड्योरेंस लिमिट। इसलिए हम जब भी फैटिग होता है तो हम एंड्योरेंस लिमिट लेते हैं अल्टीमेट या यील्ड स्ट्रेस की जगह पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए। तो इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने इम्पैक्ट लोड प्रतिघात भार के बारे में जाना, फटीग फेल्यूर श्रांति विफलता के बारे में जाना, और दो छोटी छोटी डेफिनेशन हमने एंड्योरेंस लिमिट एंड फटीग लाइफ सहन शक्ति सीमा एवं श्रांति जीवन के बारे में जाना। तो अब आप ये वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इम्पैक्ट लोड। तो आप लोड क्या है, स्ट्रेस क्या है, कैलकुलेशन क्या है, वो आप बता सकते हैं। राइट अ नोट ऑन फटीग फेल्यूर क्या होती है आप बता सकते हैं, और आप डिफाइन कर सकते हैं एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लाइफ सहन शक्ति एवं श्रांति जीवन को। रीडिंग के लिए मशीन डिजाइंस की बुक्स हैं, वेरियस राइटर्स हैं, शिंगले, पंड्यान शाह, हरीश खुरमी, या हिंदी में है दीपक प्रकाशन। तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में पढ़ा कि इम्पैक्ट लोड या प्रतिघात भार क्या होता है, और फटीग फेल्यूर श्रांति विफलता क्या है। इससे संबंधित हमने दो डेफिनेशन भी पढ़ी, फटीग लाइफ, और एक और चीज़ पढ़ी थी फटीग एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लाइफ। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन अगली क्लास में हम जानेंगे इंटरचेंजेबिलिटी या विनिमयशीलता या परिवर्तनीयता और स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण के बारे में। So thank you for watching this video. Thank you.